एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों से पूरे 9 दिनों के बाद मिल रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा आप लोग क्यों ना थोड़ा रेस्ट कर लें, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करते करते थक गए हैं। अभी अभी आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, आप लोगों का पेपर था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लें। इसलिए मैं आप लोगों से काफ़ी दिनों के बाद यानी कि पूरे 9 दिन के बाद आज आप लोगों से मिल रही हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल से संबंधित जितनी भी जानकारी है उन सब जानकारी को आपके सामने रखने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ। और इस जानकारी के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये दिमाग में रहता है, बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि प्रैक्टिकल आप लोगों का डाइट पर होगा या आपके स्कूल में होता है। तो इन सब के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। प्रैक्टिकल में क्या क्या ले जाना है, एग्जामिनर आप लोगों से क्या क्या पूछता है, कहाँ से पूछता है, इन सब के बारे में विद डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या आप लोगों को प्रैक्टिकल में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस बारे में आपसे बात करते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें प्रैक्टिकल से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करनी है उसके लिए। तो पहला पॉइंट है कि डीएलएड या बीटीसी 2022 में प्रैक्टिकल कब और कैसे होता है। तो डीएलएड में चाहे वो आप फर्स्ट सेमेस्टर के हों, चाहे सेकंड सेमेस्टर, चाहे थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर के आप अगर प्रशिक्षु हैं, तो अगर आपका प्रैक्टिकल अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है कि हमें प्रैक्टिकल में कैसे कैसे क्या करना होता है और प्रैक्टिकल में क्या ले जाना होता है, प्रैक्टिकल में कैसे एग्जामिनर क्या क्या पूछता है। इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट बताऊंगी। तो प्रैक्टिकल कब और कैसे होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। प्रैक्टिकल जो होता है वो आपके देखिए प्रैक्टिकल आपके कॉलेज से डिपेंड करता है कि या तो कभी कभी प्रैक्टिकल जब मैं डीएलएड कर रही थी तो मेरा प्रैक्टिकल मेरे पेपर से 1 महीने पहले ही हो गया था और आप लोगों का प्रैक्टिकल पेपर के बाद हो रहा है। तो ये कोई डेट फिक्स नहीं होती कि आपका प्रैक्टिकल जो है वो पेपर से पहले होगा या पेपर के बाद होगा, ये तो कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों का प्रैक्टिकल जो है वो पेपर के बाद हो रहा है। तो आप लोगों को पता है जैसे कि 20 से लेकर 21 तक सभी कॉलेज में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं। कुछ कॉलेज में 15 तारीख से भी स्टार्ट हो गए हैं, पर जो मेरी जानकारी है, जो मेरे जानने में आया है कि 20 से लेकर 21 तारीख तक आप लोगों के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं। और प्रैक्टिकल जो है वो आपके अगर आप डाइट से हैं, डाइट में आप पढ़ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल आपको पता है डाइट में ही देना पड़ेगा। और जो प्रशिक्षु जो प्राइवेट कॉलेजेस में करते हैं, अपने अपने ज़िले के जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, तो उनका प्रैक्टिकल उनके ही स्कूल में होता है। यानी आप जहाँ से आपने टीचिंग की है, जहाँ से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं डीएलएड की, वहीं से आपका जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहीं से आपका प्रैक्टिकल वही उसी कॉलेज में होता है। ठीक है। और कैसे होता है तो प्रैक्टिकल जैसे आप नॉर्मल आपने जैसे हाई स्कूल इंटर में दिया इसी तरीके से इसमें भी प्रैक्टिकल होता है। अब सेकंड पॉइंट ये है डीएलएड में प्रैक्टिकल कहाँ होता है। तो मैंने भी आपको बताया कि डीएलएड में जो प्रैक्टिकल होता है वो आप जिस कॉलेज में से आपने एडमिशन लिया है, जिस कॉलेज में, उसी कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। चाहे आपका वो प्राइवेट कॉलेज हो या आप खुद डाइट से अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो वहाँ से आपका वहाँ पर प्रैक्टिकल हो, यानी जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। प्रैक्टिकल कौन लेता है तो आपको पता है कि प्रैक्टिकल जो आप जिस ज़िले में आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उस ज़िले का जो आपका होता है वहाँ के आपके एग्जामिनर आते हैं, वहाँ के टीचर जो होते हैं वो आपके आते हैं, प्रैक्टिकल लेते हैं और वही आपके प्रैक्टिकल लेते हैं और उनके साथ साथ आपके टीचर्स भी बैठे होते हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिकल आपके जो डाइट के जो टीचर होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल लेते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या ले जाना होता है ये आपका पॉइंट है। तो प्रैक्टिकल में आप लोगों को आपने जो टीचिंग की होगी जहाँ पर भी, उसके लिए एक आपने फ़ाइल बनाई होगी जिसमें लेसन प्लान वगैरह बनाए होंगे। तो उस लेसन प्लान वो जो फ़ाइल होती है उसको ले जाना होता है और एक चार्ट बना के ले जाना होता है। आप मॉडल चार्ट या कुछ भी तैयार कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप ज़्यादातर जो वाइवा लेते हैं तो वो क्या करते हैं, चार्ट से पूछते हैं। तो आप चार्ट बना लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ लोगों ने टीचिंग की होगी तो उन्होंने लेसन प्लान वगैरह नहीं बनाए होंगे, तो वो एक चार्ट लेकर ज़रूर जाएंगे
बिल्कुल भी ये गलती नहीं करेंगे कि वो खाली हाथ चले जाएंगे। मॉडल अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी तैयार करते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप चार्ट ले जाना ज़रूरी होता है। देखिए, चार्ट इसलिए कहा जाता है कि एग्जामिनर का जो क्या होता है, जो मेन फोकस होता है वो आपके चार्ट पे पड़ता है, और आप उस चार्ट को जिस जिस भी चार्ट को आप बनाएंगे उस पर अच्छे से उसको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। डिटेल क्या, आप जो भी चार्ट बनाते हैं, जैसे आपने मैथ्स का चार्ट बनाया, आपने बच्चों को गिनती कैसे सिखाई जाए, ये इस तरीके से आप फर्स्ट सेमेस्टर में है ना, तो आपको अभी प्राइमरी लेवल का ही बनाना होगा। आप बच्चों को गिनती कैसे सिखाएंगे, प्राइमरी लेवल में गिनती सिखाई जाती है तो आप गिनती कैसे सिखाएंगे। तो उसमें क्या होता है, गिनती सिखाने के तरीके आपको याद होने चाहिए। जैसे आप लोग क्या होते हैं, रेखा के माध्यम से गिनती सिखाते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया कि आप बच्चों को गिनती कैसे सिखाते हैं, तो आपने कहा, जैसे मान लो कह दिया एग्जामिनर ने 2 और 3 को जोड़कर बताइए, तो 2 और 3 आप तुरंत लिख देंगे 5, तो ये गलत है। क्या बच्चा ऐसे सीख जाएगा? नहीं। आप बताएंगे कि हम सबसे पहले बच्चों को रेखा सिखाएंगे कि 1 2 पहले मैंने रेखा खींची, फिर उसके नीचे मैंने 3 रेखा खींची। आप इस तरीके से पूरा डिटेल में समझाएंगे तो आप तभी आपको एक अच्छा टीचर माना जाएगा। तो आपने 1 2 गिना, फिर उसके नीचे 3 गिनती लिखी, फिर आप बताएंगे कि इन सारी गिनतियों रेखाओं को बच्चों को जोड़कर बताएंगे कि 1 2 3 4 5, यानी 2 और 3 मिलकर कितने हो गए? 5 हो गए। तो इस तरीके से आपको चार्ट बनाना है। चार्ट आपको ये गिनतियाँ नहीं बनानी है, बल्कि आपको ऐसे लिखना है जैसे आप नॉर्मल लिखते हैं। लेकिन जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि आप बच्चों को कैसे समझाएंगे, तो इस तरीके से आप बताएंगे। छोटा आ, जैसे आपने चार्ट बनाया, एक छोटा आ बड़ा आ, जैसे आपने स्वर मान लो बच्चों को सिखाया, तो छोटा आ से अनार, तो आपने छोटा आ लिखा, और यहाँ पर एक आप जो है क्या बोलते हैं, वो चार्ट नहीं आता है तो जिसमें आम बना होता है, छोटा से अनार, बड़ा से आम, ठीक है, इस तरीके से बना होता है। तो उस चार्ट को उसकी कटिंग कर लीजिएगा, यहाँ पर अनार चिपका दीजिएगा, फिर बड़ा आ लिखा और उसके आगे आम की कटिंग करके यहाँ पे आम लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को सिखाते हैं ना कि छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी से इमली। इस तरीके से आप स्वर और व्यंजन को पूरा सिखाते हैं। तो इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं। आप चार्ट को प्राइमरी लेवल के बच्चे के हिसाब से बनाएंगे, ये नहीं कि आप कुछ भी बनाकर लेकर चले गए, कोई भी चित्र बनाकर लेकर चले गए, विज्ञान का उठा लिया चित्र, इस तरीके से नहीं। आपको, आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर के लेवल का आप चार्ट बनाएंगे। जैसे आप लेसन प्लान वगैरह बनाते हैं, तो लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, मान लो जिन्होंने लेसन प्लान वगैरह नहीं बनाया है, टीचिंग कुछ लोग घर पर ही बैठ के कर लेते हैं, उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि मतलब आप एक चार्ट ज़रूर ले जाइएगा। अगर आप चार्ट नहीं ले जाएंगे तो क्या होता है, फिर एग्ज़ामिनर आपसे पूरे आपके सिलेबस का पूछने का शुरू कर देता है। तो अगर आप चार्ट ले जाएंगे तो बेटर रहेगा। और वैसे एग्ज़ामिनर, वो तो एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है, कभी कभी एग्ज़ामिनर चार्ट भी नहीं देखता है। आप लोग आएँ तो कहें, अरे मैम आपने तो कहा था चार्ट बना कर ले जाएं, पर एग्ज़ामिनर ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। तो देखिए, ये एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, ये तो एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर एक चार्ट ले जाएंगे तो बेटर ऑप्शन है कि आप चार्ट ज़रूर ले जाएं, क्योंकि मेरे कॉलेज में कुछ ऐसे प्रशिक्षु थे जो चार्ट भी नहीं लाए थे, और मैंने भी किया था, तो मैं भी कोई लेसन प्लान वगैरह नहीं ले गई थी, मैं खुद ही जीता जागता, मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जो मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, जो मेरे ऊपर बीती है, मैं वही आपको बताती हूँ। मैं फेक बातें नहीं आप लोगों से करती हूँ, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है। तो जो मैंने जैसे देखा, जो मैंने मेरा प्रैक्टिकल हुआ, मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि जो चार्ट नहीं ले गए थे, तो सर ने जल्दी जल्दी से उन लोगों का चार्ट बनवाया कि आप लोग एक चार्ट ज़रूर तैयार कर लीजिए। तो मैं तो कोई लेसन प्लान वगैरह मैंने बनाया नहीं था, मैंने टीचिंग की थी, पर कोई लेसन प्लान वगैरह नहीं बनाया था, तो मैं एक चार्ट ले गई थी। हालांकि काफ़ी लोगों से चार्ट से भी पूछा था, और काफ़ी मुझसे जो पूछा था मैं वो आपको बताती हूँ। तो मुझसे फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले तो मुझसे ये सवाल किया गया था कि आप जो आपने साइंस, आप साइंस साइड से थी या आर्ट साइड से थी, आपका इंटर साइंस साइड से था या आर्ट साइड से था। तो मैंने कहा मेरा इंटर साइंस साइड से था, क्योंकि मैं साइंस साइड से पढ़ी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, वो जो मेरे एग्जामिनर थे वो सबसे यही पूछ रहे थे, और उस बेस पर वो क्वेश्चंस पूछते थे। क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं पूछते थे, उनके पास वही सिलेबस की जो 3 पेज की जो लिस्ट आती है, जो एक 3 पेज की जो सिलेबस की जो 3 पन्नों की जो कॉपी होती है, जो लिस्ट होती है, उस लिस्ट को देख देख कर वो क्वेश्चन पूछती थी। उनको जो भी उसमें से पूछना होता था, मुझसे तो बस यही पूछा गया था कि जड़ का क्या प्रयोग होता है, और मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मनुष्य में ब्लड के अंदर कितने चैम्बर होते हैं।
मनुष्य में हृदय के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, तो मुझसे ये क्वेश्चंस पूछा गया था। सिर्फ 2 ये क्वेश्चंस पूछे थे, बाकी जो स्टार्टिंग में जो लोग गए थे उनसे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। वो लोग आ रहे थे तो ऐसा डर भी लग रहा था कि पता नहीं कितना पूछेंगी, हम लोग एकदम रट्टा मार रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हर किसी से ये पूछती थी, आप आर्ट्स, अगर आप आर्ट साइड के हैं तो आपसे सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो मतलब जो भी प्रशिक्षु थे। और मैंने साइंस सेट बताया था तो मुझसे साइंस के यही 2 क्वेश्चंस पूछे थे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए थे। अब वो तो आपको खुद ही पता है कि वो एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पूछ सकता है। और मेरे में जो एग्ज़ामिनर थी, मतलब लेडीज़ आई हुई थी, एग्ज़ामिनर आई थी, तो उन्होंने स्टार्टिंग में जो पूछा था तो वो सारे पूछ रही थी। वो ज़्यादातर जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो आपसे हिंदी के क्वेश्चंस बहुत करते हैं, जैसे स्वर व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये सब बहुत पूछते हैं। और हिंदी के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चंस पूछती हैं, ठीक है। जैसे कि मैथ में जैसे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या की बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं कि बहुत ज़्यादा डीप जाकर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएं। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो हमेशा आपके पेपर में आते हैं, जो टेट सुपर टेट और आपके सिलेबस से ही पूछते हैं, सिलेबस के बाहर नहीं पूछते हैं। और यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, जड़ क्या होते हैं, तना क्या होते हैं, पत्ती क्या होती हैं, सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से पता ही है, इन्हीं को बस रिवाइज कर लीजिएगा। और मैथ्स में ये नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, कोई न्यूमेरिकल दे दिया गया तो उसको सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप जो आपके सबसे पहले मैथ्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, और आपने अगर अगर आप जाएंगे प्रैक्टिकल देने, तो अगर आपने मेरी मैथ्स की जो थ्योरी की सॉरी जो मैंने हाँ थ्योरी की एक वीडियो बनाई थी, वो एकदम से पढ़ लीजिएगा, आपको कहीं अलग से पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। उसी को पढ़कर जाइएगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस में आपके जड़, तना, पत्ती, सजीव, निर्जीव और यही सब चीज़ें पूछते हैं। और मुझसे तो आपको बताया कि जड़ के बारे में पूछा था, और मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं इनके बारे में पूछा था। और बाकी सबसे यही हिंदी के क्वेश्चंस ज़्यादातर आपके मैथ के, हिंदी के और साइंस के और सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया ज्वार भाटा क्या होता है, और मानसूनी हवाएं कौन कौन सी होती हैं, मतलब बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। पूछते जो भी हैं वो आपकी, मैंने आपको बताया ना कि एक सिलेबस की जो 3 पन्ने के जो वो लिस्ट आती है, वो अ, उसी को देख देख के उसी में से ढूंढ ढूंढ कर वो क्वेश्चंस पूछ रही थी, कुछ अलग से नहीं पूछ रही थी। तो जो भी आपसे पूछा जाता है वो सिलेबस के अंदर ही से पूछा जाता है, जो आपने अभी तक पेपर में पढ़ा है वही पूछा जाएगा। आप एक बार हिंदी हिंदी का और साइंस का, सोशल साइंस का और मैथ्स का रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप चार्ट देखिए ले जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेटर ऑप्शन है कि आप चार्ट ले जाइए। आप ज़्यादा फालतू की चीज़ें ले जाएंगे, मॉडल ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं, देखिए नंबर आपके वैसे ही देते हैं, चाहे आप चार्ट ले जाओ, चार्ट देखिए ज़रूरी होता है, मॉडल ले जाओ या कुछ भी। तो मैं तो कोई भी लेसन प्लान वगैरह नहीं ले गई थी, मैं एक चार्ट ज़रूर बना कर ले गई थी। और जो नहीं ले गए थे उन्होंने भी वहाँ पर जल्दी जल्दी से चार्ट बनाया था, ठीक है। तो आप चार्ट ज़रूर ले जाएं, एकदम खाली हाथ ना जाएं। और बाकी तो देखिए एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है, वो तो उनके माइंड पे डिपेंड करता है, उनके मूड पे डिपेंड करता है कि वो क्या आप लोगों से पूछ लें। तो ये तो एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता कि हाँ आपसे यही क्वेश्चन पूछेगी। अब मैं मान लो मैं एग्ज़ामिनर हूँ और मेरा वो तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मैं आपसे क्या पूछ सकती हूँ। आप लोगों ने खुद ही हाई स्कूल और इंटर में और भी आपने बीए और बीएससी वगैरह में भी प्रैक्टिकल किए होंगे, तो आपको पता है वो तो एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनर आपसे क्या पूछ सकता है। लेकिन हाँ एक बात है कि आपके सिलेबस से ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका लास्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है। तो प्रैक्टिकल जो आपका होता है वो आपको पता है, प्रैक्टिकल आपका जो होता है ये 425 नंबर का होता है, क्योंकि 800 नंबर का आपका टोटल होता है। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो आपके 800 नंबर आपके जोड़े जाते हैं 800 में, जिसमें से आपका जो 375 जो आपने कॉपी लिखी हैं, जो लिखित होते हैं, ठीक है, जो इंटरनल होते हैं, वो आपके 375 नंबर होते हैं। इन 375 में आपको कितने, आपने जैसे कॉपी लिखी होगी वैसे आपको नंबर मिलेंगे।
ये 425 नंबर आपको कॉलेज से मिलते हैं, यानी ये प्रैक्टिकल नंबर होते हैं। आप अपने कॉलेज में अच्छे से व्यवहार रखिएगा ताकि आपको ये 425 में कम से कम 423 424 इस तरीके से नंबर ज़रूर मिलने चाहिए, तभी आपके 90 प्लस के ऊपर आप जाएंगे। आप इसमें कितने भी अच्छे नंबर ले आए, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट आपका नंबर होता है 425 नंबर। तो इस 425 नंबर पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यही आपको, जो ये 425 नंबर होते हैं, यही आपके 90 प्लस तक आपको पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट नंबर होते हैं, इन पे ध्यान रखिएगा। बाकी आपको तो पता ही है, जैसे आप हाई स्कूल इंटर में प्रैक्टिकल देते हैं और प्रैक्टिकल फ़ीस भी सबमिट होती है, तो प्राइवेट में तो ज़्यादा ही सबमिट होती है, डाइट पे कम लिया जाता है, तो प्राइवेट में ज़्यादा सबमिट होती है। मुझे लगता है शायद मेरे तो 1500 पड़े थे, आप लोगों के पता नहीं कितने ले लें। तो इस हिसाब से अगर आप प्रैक्टिकल फ़ीस आपकी पड़ती है तो तब तो आपको पता ही नंबर मिलने ही मिलने हैं। तो इस तरीके से आपको वो तो आप पे कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर मिलते हैं। और लास्ट जो आपकी जो बात है वो मैं ये करने वाली हूँ कि आप लोगों ने पेपर दिया है, कैसा पेपर कैसा हुआ आप लोगों का, आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बताया। आप लोग अच्छे से बताइए। और आप लोगों ने अगर मेरी क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर सभी आपके बहुत ही इजी आए हैं, कोई भी पेपर टफ नहीं आया। चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आपके हिंदी का हो, चाहे वो आपके संस्कृत का हो, चाहे कोई भी पेपर हो, पेपर बहुत ही। हिंदी का तो एकदम हलवा था। हिंदी में मैंने अपनी 2 महामैराथन क्लास कराई थी, उसी से क्वेश्चन आए हैं, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया है। मैंने आपको पेपर इसलिए सॉल्व नहीं कराया है क्योंकि मैंने सोचा आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लें, आप लोग थक गए होंगे काफ़ी। अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोगों को पेपर विद प्रूफ सॉल्व करवा दूंगी। आप लोग मैसेज करिएगा कि मैम पेपर सॉल्व करा दीजिए, तो मैं सॉल्व करा दूंगी। बाकी तो आपने पेपर देखा ही होगा। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस की होंगी तो आपको खुद ही पता होगा कि मैंने जो पढ़ाया है वही आया था, उससे एक भी पॉइंट, एक भी परसेंट आपका बाहर से नहीं आया है। जितनी भी मैंने जिस जिस क्लास की महामैराथन क्लास कराई है, पूरे मैंने सिलेबस की महामैराथन क्लास कराई थी, सारे सब्जेक्ट की महामैराथन क्लास कराई है, उन सभी में महामैराथन क्लास से ही क्वेश्चंस आए हैं, कहीं से अलग क्वेश्चन नहीं आए हैं। मैंने सब देखे हैं। यह आपका पेपर बहुत ही ईजी था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सब मेरे पढ़ाए हुए ही क्वेश्चंस आए हैं। तो अब आप लोगों की कल मैं आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस बताऊंगी कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके, इन सब के बारे में कल मैं आपको बताऊंगी। फिर मैं आपको क्लास आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी कि एक एक क्लास में शून्य से शिखर तक आपको पढ़ाऊंगी, पूरा विद डिटेल मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, और महामैराथन अच्छी सी महामैराथन क्लास को तैयार करूंगी। और कुछ बच्चों का ये डाउट्स है कि मैं बुक खरीदूं या कैसे पढूं, तो अगर आप मेरी क्लासेस करेंगे तो आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बुक लेने की, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं बुक से तो आप क्या करें, आप गूगल पर जाकर आप क्या करें, SCERT की जो बुक आती है उसकी PDF आप डाउनलोड कर लें। वही आपकी मेन बुक होती है। अगर आप बुक खरीदने जाती है वही बुक आपको मिलती है, वो SCERT की बुक। क्वेश्चंस आपके वहीं से बनते हैं, वहाँ उससे अलग क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप SCERT बुक को डाउनलोड कर लें और वहीं उसका PDF डाउनलोड कर लें, और वहीं से आप उसी बुक से आप पढ़ें, क्योंकि वो आपकी जितनी उससे बेस्ट बुक आपकी कोई नहीं है। बाकी आप राजन सीरीज़, पवन सीरीज़, इन सबको अभी लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और आप ना लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है राजन सीरीज़, पवन सीरीज़ ये भी हम लोग सब लोग कवर कराते हैं, इनको भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी तो मैं हूँ आपके साथ। आपको एक एक पॉइंट आपकी महामैराथन क्लास, आपको सारे क्लासेस में आपको शून्य से शिखर तक पढ़ाऊँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, खूब शेयर करिए। और कल से मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी क्लासेस, और आप भी बताइएगा कमेंट्स करके कि मैं क्लास स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ। और कल से मैं स्टार्ट करूँगी क्लास, क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप लोगों का क्या होता है, आप लोग रिज़ल्ट पे मत जाइए कि रिज़ल्ट जब निकलेगा तब हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि जब मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर जब हो गया था, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट निकला है, रिज़ल्ट निकलने के बाद ही उसके 16 दिन के बाद, 16 दिन में, हाँ, उसके 16 दिन के बाद क्या हुआ था, मेरा पेपर था। तो आप सोचिए कि आपका रिज़ल्ट निकला और 16 दिन के बाद पेपर है, तो आप कितना पढ़ लोगे। कम से कम पढ़ने के लिए 1-2 महीना पहले से तो आपको पढ़ना ही चाहिए, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हो।
तो रिज़ल्ट पर मत ध्यान दो, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है वो काफ़ी लेट में हुआ है, तो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होगा वो आपका जल्दी ही होगा, ठीक है। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप लोग रेस्ट कर चुके हैं, 9 दिन तो आपने रेस्ट कर ही लिया है, अब धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर देखिए आप क्या करेंगे, अब डेली अगर 1 घंटे क्लास पढ़ेंगे तो भी आपके लिए 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है। 24 घंटे में अगर 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू करिए। अब एकदम से तो सारा पढ़ नहीं लेंगे, और वही नंबर अच्छे लाते हैं जो पहले से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग भी पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते थे, हर डेली 1 घंटा ज़रूर पढ़ते थे, ऐसे ही आप लोग भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने मेरी पूरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सिलेबस के साथ, कि सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इसके बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।